देखिए, किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है? अगर हम किसी भी समस्या की जड़ में नहीं पहुंचेंगे, उस जड़ को समझना नहीं चाहेंगे, तो हमें सच्चाई नहीं पता लगेगी। इस किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो वो है मोदी सरकार और मोदी सरकार के साथ में आरएसएस। ये जो घटना वहां घटी है, निश्चित रूप से दुखद घटना है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं, लेकिन इस घटना के पीछे कौन है, मैं पूरे विश्वास के साथ उसी दिन जिस दिन यह घटना घटी तब भी कह सकता था, और अब तो आज तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं और मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस घटना के पीछे, इसको अंजाम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यही लोग हैं, और यही लोग इस किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसानों को गाड़ी चला के रौंद दिया गया, और उसके बाद से जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, जिस तरह के दबाव में है और जिस तरह से पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल बनता चला जा रहा है, और केवल प्रदेश में नहीं, देश में भी, यहां तक कि विदेशों में भी जो लोग देख रहे हैं, वहां भी इसकी प्रतिक्रिया बड़ी जबरदस्त हो रही है। तो उस दबाव से उभरने के लिए, उस प्रेशर को कम करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है, और वो अंजाम देने वाली है आरएसएस और बीजेपी। जैसे एक फोटो वायरल हो रही है, उस फोटो जो है वो झूठ नहीं बोल रही, वो फोटो बहुत कुछ सच्चाई बयान करती है। वो अगर मुंह से भी कुछ नहीं बोल रही है तो उसके देखने से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। उस किसान आंदोलन में निहंग पहले ही दिन से साथ में बैठे हैं, और केवल जो है आपने जैसे कहा कि निहंग प्रमुख, ऐसा नहीं है। वहां निहंगों की कई जत्थेबंदियां हैं, निहंगों के कई संगठन है, अलग अलग संगठन है। उनमें से ये जो बाबा अमन सिंह का जो संगठन है, जिनकी फोटो कृषि मंत्री के साथ में, और एक और जो शायद उनका कृषि राज्य मंत्री है, और वहां जो और लोग हैं, जिसमें एक गुरप्रीत करके एक व्यक्ति है, गुरप्रीत या गुरमीत करके एक व्यक्ति है जो पंजाब का है, जो रिटायर्ड पुलिस का व्यक्ति है, जो आरोपित भी है, उस तरह के जो लोग हैं उनके साथ में जो है, और उनका सम्मान करते हुए सरोपा देके, और साथ में फिर उनके साथ में बैठ के भोजन करते हुए, वो जो सारी तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें इस बात को सिद्ध करती हैं कि इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए आरएसएस की और बीजेपी की एक घिनौनी साजिश है। ये जो चीजें हैं आप जो देख रहे हैं, देखिए उस व्यक्ति की जो सामने चीजें आई, ये कहा जा रहा है, हमने नहीं देखा लेकिन जो मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि उसने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की। मैं वैसे कल वहां गया भी था, सिंघू बॉर्डर पे, मैंने वो जाके देखा, मुझे जैसा वहां लोगों ने बताया वो भी मैंने सारी चीजें देखी, लेकिन मैं जो देखा मैं उसको एक पल के लिए छोड़ देता हूं। जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है, जो मीडिया दिखा रहा है, मैं उसकी बात करता हूं। उसमें कहा गया है कि उस व्यक्ति ने बेअदबी की गुरु ग्रंथ साहब की, और इसलिए उसको पकड़ लिया गया और उसका एक हाथ काट दिया गया, उसका पैर काट दिया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, मार दिया गया। और उसके बाद जो हल्ला मचा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हल्ला क्या मचा है और जो लगातार मच रहा है, उसको जिस शोर को लगातार फैलाया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि एक दलित को मार दिया, एक दलित की किसानों ने हत्या कर दी, निहंगों ने एक दलित की हत्या कर दी। मैं उन सभी लोगों से यह बहुत विनम्र तरीके से निवेदन करना चाहता हूं कि वो बहुत गंभीरता से इस गंभीर मसले पर बयानबाजी करें। जरा मुझे बताएंगे कि जब उस व्यक्ति को उसका हाथ काटा गया, उसका पैर काटा गया, क्या उसके माथे पर लिखा था, क्या उसके शरीर पर लिखा था कि यह दलित है? क्या उस पर कोई पोस्टर चिपका था? क्या उसके गले में कोई बोर्ड लगा था? क्या उसकी जेब से कोई ऐसी पर्ची लिखी थी जिससे पता लगता हो कि वो दलित था? क्या उन्होंने एक दलित को मारा? नहीं, उन्होंने एक व्यक्ति को मारा। यह अपराध है। हमारे संविधान और हमारे कानून के अनुसार यह अपराध है किसी व्यक्ति की हत्या।
उन्होंने वो हत्या की। और उन्होंने जो हत्या की वो किस वजह से की? उनके अनुसार उनके ग्रंथ साहब की उसने अपमान किया। और बताया ये गया कि वो वहां से एक जो सर्व ग्रंथ है उसको उठाकर ले गया, दूसरी जगह जाकर रखा और फिर दोबारा आके गुरु ग्रंथ साहब को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो उस समय वो पकड़ लिया गया और उसके बाद उसका हाथ काटा गया, उसका पैर काटा गया, फिर उसे टांग दिया गया और फिर उसकी मौत हो गई। ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा पीछे भी जाने की जरूरत है। हमें चीजों को उनके सही अर्थों में समझने की जरूरत है। गुरु किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों के लिए वो गुरु ग्रंथ साहब एक पुस्तक हो सकती है, एक केवल किताब हो सकती है। लेकिन अगर आप गुरु गोविंद सिंह साहब को जानते हैं, समझते हैं, तो उन्होंने जब इस गुरु परंपरा को खत्म किया और उन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा और ये जो गुरु ग्रंथ साहब है यही आपके गुरु होंगे, तो उनके लिए वो जीते जागते गुरु हैं। अपमान हुआ नहीं हुआ ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, पर मैं एक चीज जो बात आ रही है, उनके लिए गुरु ग्रंथ साहब जीते जागते गुरु हैं। और आपने हम सब ने देखा भी होगा कि कहीं भी गुरु ग्रंथ साहब स्थापित किए जाते हैं तो किस तरह से उनको सर पे ले जाके उनके ऊपर पूरा छत्र लगा के चंवर ढारते हुए उनको ले जाते हैं, उनको सम्मान पूर्वक स्थापित किया जाता है और फिर सब लोग उनके सामने नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं, उनको नमन करते हैं। तो उनकी नजर में वो जीते जागते गुरु हैं। और ऐसा भी कहना है लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानती है। मैं अभी इस बात को नहीं कह सकता कि क्या स्थिति है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानती है कि गुरु ग्रंथ साहब उनके लिए जीते जागते गुरु हैं। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, तो अगर कोई व्यक्ति उसके गुरु का अपमान करेगा, आप इसको ऐसे समझिए, मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है, उसकी सुरक्षा में सिक्योरिटी वाले हैं। अगर कोई आके नरेंद्र मोदी के गाल पे थप्पड़ मार दे या कोई उसके साथ में धींगामुस्ती करे, सिक्योरिटी वाले क्या करेंगे? तुरंत मार देंगे, यही करेंगे ना। अब इसको ऐसे सोचिए कि आपके माता पिता हैं या आपके और हमारे गुरु हैं, हमारे सामने अगर कोई गुरु का अपमान करे तो हम क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम एकदम उस पर अटैक करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने मार दिया उस व्यक्ति को। यह निश्चित रूप से कानूनी अपराध है, यह कत्ल का मुकदमा है। और उसके लिए उन्होंने क्या काम किया? जिन्होंने मारा उनको सरेंडर कर दिया, पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब वो कोर्ट की कस्टडी में है, तो जो भी करेगी अदालत करेगी और इस अपराध के लिए जो भी उनको दंड मिलना है वो दंड मिलेगा, कानून के तहत मिलेगा। पर मेरा मसला ये नहीं है, मेरा मसला दूसरे से है। वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अब से पहले कभी उस आंदोलन में आया नहीं। वो व्यक्ति तरन तारण का रहने वाला है। तरन तारण से 500 किलोमीटर दूर से वो व्यक्ति यहां अचानक कैसे आता है? कौन है उसे लाने वाला? वो व्यक्ति जो यहां आया है, कौन है उसे लाने वाला? स्वाभाविक कि कोई और व्यक्ति है। मैं इसके विषय में आपको चीजें बताता हूं। आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद की एक वीडियो, 20 मिनट की वीडियो है, शायद बहुजन प्लानेट पे या किसी पे है, वो मैंने देखी है। उस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद उसके परिवार से वहां जाके मिले हैं, उसके पिता बैठे हैं, उसकी बहन बैठी है, और वो बहन और पिता से जब बात करें उसी दौरान ये बात आ रही है कि कोई सिद्धू या संधू नाम का व्यक्ति था जिससे ये बात करता था, और जब उसका फोन आता था तो ये अलग जाके, दूर जाके, अलग कमरे में जाके बात करता था। क्या बात करता था हमें नहीं पता। और फिर जब ये वहां से आया तो ये कह के गया कि मैं 4-5 दिन के लिए जा रहा हूं। ये उस वीडियो की है, लोग देखें इस बात को। तो 4-5 दिन के लिए मैं जा रहा हूं और सामान की चिंता नहीं, सामान का इंतजाम हो जाएगा और बहुत सारे पैसे भी होंगे। ये उस वीडियो में शब्द हैं, आप सुनेंगे वो सारी चीजें। उसके माता, उसके पिता और बहन वहां सब हैं, और चंद्रशेखर और उसके साथ की पूरी टीम के लोग, वो पूरा कमरा भरा हुआ ये है। यहां से एक सवाल होता है कि वो कौन व्यक्ति है जिससे वो बात करता था? वो कौन व्यक्ति है जो उसे वहां से यहां लेके आया? और ये जो पैसे की बात है, ये पैसे की बात कैसे आई? अब इस बात को आप लिंक कीजिए वहां से कि कृषि मंत्री के साथ में बाबा अमन सिंह की फोटो है, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको जो है वहां पे जो उनके साथ में वो खाना खा रहे हैं, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब इसको और देखिए, एक और चीज, लोग इस बात पे कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो कोई सबूत नहीं है कि भाई गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया गया, वहां से उठाया गया।
उनकी जो है बेअदबी की गई। एक और वीडियो देखिए, दलित दस्तक पर एक वीडियो है, शायद 15 मिनट के आसपास की वीडियो है। उस दलित दस्तक में उस मीडिया के साथी ने कहा है कि एक चश्मदीद व्यक्ति जो था, जिसने सारा घटनाक्रम देखा, हम उसकी जुबानी आपको सारी चीजें बताते हैं। उसने सारी चीजें बताई हैं। उसी में उसने ये कहा है कि ये व्यक्ति ग्रंथ उठा के लेके गया था, इस व्यक्ति के हाथ में ग्रंथ था। ये उस व्यक्ति ने कहा है जो दलित दस्तक वाला जो कह रहा है, दलित दस्तक में जिस चश्मदीद गवाह की बात कर रहे हैं, उसके हवाले से दलित दस्तक का कहना है कि जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया उसके हाथ में ग्रंथ था। इसका मतलब यह है कि वो जो बेअदबी की बात कह रहे हैं वो बात सही है। लेकिन इससे भी गंभीर जो सवाल है, वो सवाल यह है कि उसको वहां से लाया क्यों और कौन लेके आया और पैसे की बात क्या थी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उन साथियों से फिर से निवेदन करता हूं जो इसको दलित 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 कह के कर रहे हैं। उन्होंने किसी दलित को नहीं मारा, उन्होंने एक व्यक्ति को मारा जिस व्यक्ति ने उनकी बेअदबी की। यह उन्होंने गुनाह किया, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं। कानून ने अपराध किया, कानून उन्हें सजा देगा, उन्होंने सरेंडर कर दिया। पर जिस तरह से ही दलित की बात आने लगी और यह फैलने लगी, उसी पल साफ हो गया कि इसमें आरएसएस का हाथ है, बीजेपी का हाथ है। मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह वीडियो आप पूरी दिखाएं, इसको पूरी चलाएं, ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए। जो महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो नाथूराम गॉडसे ने की, 1950 के बाद आरएसएस और बीजेपी जब भी किसी चीज के लिए इस्तेमाल करती हैं तो वो दो तरह के लोगों को करती हैं, या तो वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होंगे या वो ओबीसी के लोग होंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जिस समय बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, आप जरा देखिए ध्यान से कि उसको उकसाने वाले कौन लोग थे, उस सारी चीज को, माहौल को बनाने वाले कौन लोग थे, सारे आरएसएस के लोग थे। लेकिन उस पे बाबरी मस्जिद पे चढ़ के तोड़ने वाले कौन लोग थे, वो गुमराह हुए एससी और ओबीसी के लोग थे। आपको सबको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है सारी चीज को। तो उन्होंने इस्तेमाल किसको किया, एससी और ओबीसी के लोगों को। अब इसके बाद आ जाइए, आपको ध्यान होगा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय रिश्वत देने की बात आई थी कि भैया हमें तोड़ने के लिए कांग्रेस ने एमपीओ को पैसे दिए 4 करोड़ रुपए, और संसद में, लोकसभा में वो पैसे 4 करोड़ रुपए दिखाए गए थे। वो दोनों एमपी कौन थे, वो शेड्यूल कास्ट के एमपी थे, दोनों के दोनों। जो मध्य प्रदेश से अशोक अरगर वगैरह जो भी वो लोग थे, वो शेड्यूल कास्ट के लोग थे। और आज फिर ये, अब जो ये बात हो रही है, कौन है दलित, तो किसका इस्तेमाल किया गया, दलित का। और एक चीज और बता दूं, जो दलित दलित की बात करें, मारने वाला कौन है, मारने वाला भी तो दलित ही है, बेशक निहंग है लेकिन है तो वो दलित ही, मारने वाला भी। तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि उस किसान आंदोलन में दलित के प्रति हिंसा हुई है। जो सारी चीजें कह रहे हैं, ये केवल और केवल इस पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने की आरएसएस की, बीजेपी की एक घिनौनी साजिश है, जिसको किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देना चाहता है। जो लोग कह रहे हैं कि दलितों को किसान आंदोलन से अलग हटना चाहिए, मैं बिल्कुल उनसे सहमत नहीं हूं। मैं कहूंगा कि इस देश को अगर बचाने के लिए आज कोई आंदोलन बचा है तो वो ये किसान आंदोलन है। सब लोगों को इन संकीर्णताओं से दूर हटते हुए, ऊपर हटते हुए, सच्चाई को समझकर इस किसान आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। ये किसान आंदोलन ही देश को बचा सकेगा, और देश बचेगा तो ही सब लोग बचेंगे, और नहीं तो सबसे पहला टारगेट किसान आंदोलन के हटते ही टारगेट जो होगा वो या तो दलित होगा या मुस्लिम होगा, और कोई टारगेट नहीं होगा। लेकिन सर कैसे होगा, एक सवाल यहाँ पर सर ये उठ रहा है कि इतने दिनों से चल रहा किसान आंदोलन पे अब सर उनकी इमेज पे, छवि पे दाग लग गया। नहीं, कोई दाग नहीं, ये दाग लगाने की कोशिश है। आप इस षड्यंत्र को समझ नहीं रहे हैं कि जिस तरह से जैसी वो घटना घटी है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई इतनी जल्दी। मतलब एक तरफ से आप देखिए कि किस तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ एक लड़की है मोनिका अग्रवाल, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है कि रास्ते खाली कराए जाएं, लोगों को दिक्कत हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है। वो रहती नोएडा में, पिटीशन डाल रही है सिंघू बॉर्डर से मुझे आने जाने में दिक्कत होती है, नोएडा से लाखों लोग डेली आते जाते, तो मुझे क्या दिक्कत हो रही है भाई। और उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा और राजस्थान गवर्नमेंट, कि आप लोग बैठ के और किसानों से बात कीजिए। उन्होंने एक कमेटी बनाई, किसानों से बात करने की किसानों ने मना कर दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम पार्टी नहीं, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, नहीं गए। उसके बाद में यही बात उन्होंने कोर्ट के सामने रखी, तो कोर्ट ने
कहा कि भी ठीक है, आप उनको पार्टी बना दीजिए। बेवजह किसानों के सभी संगठनों को पार्टी बना दिया गया, नोटिस सर्व करा दिए गए किसानों के पास में। अगर मतलब आप देखिए कितनी है, जो मुकदमा पड़ा है कोर्ट में कि ये जो कानून है, ये कानून गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, इनको खत्म किया जाना चाहिए, उसको डिसाइड ना करके आप एक रास्ते की बात करें। आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सी चीज है, मुद्दा बड़ा कौन सा है, ये कानून, आप उसे डिसाइड कीजिए ना। आपने जो कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी, उस सब के बावजूद भी आज 7 महीने से रिपोर्ट आप रख के बैठे हैं, आप उसको डिसाइड नहीं कर रहे हैं और रास्ते की बात डिसाइड कर रहे हैं। और रास्ता किसने रोका है? रास्ता रोका है सरकारों ने। कील किसने लगाई है? उसमें लंबी लंबी कील किसने गाड़ी है? सरकार ने गाड़ी है, शासन प्रशासन ने गाड़ी है। उसमें बैरिकेड किसने लगाए? शासन प्रशासन ने। उसमें दीवार कंक्रीट की किसने खड़ी करी है? शासन प्रशासन ने। उसमें जो बाकी और सारी चीजें, तार लगा रखे हैं, पुलिस फोर्स लगा रखी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रखी हैं, हर जगह से रोका किसने? सरकार ने। आप खोल दो ना। आज सुनवाई है सर सुप्रीम कोर्ट में किसकी? बॉर्डर खाली करवाने की। इसकी नहीं है सुनवाई, आज नहीं है, इसकी सुनवाई कल है, कल होने वाली इसकी सुनवाई। मैं इससे अलग बात कर रहा हूं। आप षड्यंत्र देखिए, तो एक तरफ वो मुकदमा है, किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, और ठीक इसी समय ये घटना घटी तो तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्या ये एक पूरा षड्यंत्र नहीं है, एक पूरा जाल नहीं है, जिस जाल में फंसा के कोर्ट के माध्यम से इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन सर लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है कि जो इतने शांति भाव से जो आंदोलन चल रहा था, लोग बाग श्रद्धा भाव से जो है आंदोलन में अपने घरों से भेज रहे थे लोगों को, वहां जाइए, आंदोलन कीजिए, किसानों के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए। लेकिन शंका इसी बात को लेकर के है, जब ऐसी बड़ी घटना हो जाएगी तो कौन जाना चाहेगा आंदोलन में लेकर? ये सिर्फ वो चंद लोग या बीजेपी का आईटी सेल, केवल वही ये प्रचार कर रहा है। आप अभी बहुत जल्द, लंबी तो घटना नहीं घटी है, अभी आपने देखा कि जो भोग का कार्यक्रम था यानी श्रद्धांजलि समारोह था, पूरी तरह से बैरिकेड लगा दिए गए, वहां आसपास के लोगों को आने नहीं दिया गया। लखीमपुर खीरी में उस तिकुनिया जगह पे जहां पे ये घटना घटी, उसके बावजूद भी 50,000 से ज्यादा लोग उसमें उनके भोग कार्यक्रम में, उस श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में शामिल हुए। और कौन कह रहा है, कौन लोग आने की बात करें, कौन लोग आते हैं? जो लोग घरों में बैठे हैं ऑलरेडी, वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन, वो तो बीजेपी की साजिश है, आरएसएस की साजिश है, उनके आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो उसके हाथ का खिलौना बने। मुझे दुख इस बात का है कि दलित समाज के भी कई लोग बिना सच्चाई को जाने, बिना इस षड्यंत्र को समझे किसान आंदोलन के विरोध में बोल रहे हैं, जो ठीक नहीं है। सच को समझना जरूरी है। इस देश में अगर कोई भी सबसे बड़ा, सबसे विरोधी दलित समाज का और उसका शेड्यूल ट्राइब्स का, ओबीसी का और माइनॉरिटी का, मुस्लिम्स का, उनका सिखों का, और जो आप वो कहते हैं उनका जो मुस्लिम समाज का, अगर कोई विरोधी है तो वो आरएसएस है। और इसमें ये दलित का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, केवल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इस आंदोलन में दलितों की बहुत बड़ी भागीदारी है। चाहे वो सिंगू बॉर्डर चले जाइए आप, चाहे टिकरी बॉर्डर चले जाइए, और चाहे किसी बॉर्डर पर, तो उनमें यह भावना फैला के और उनको अलग करने की कोशिश है, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन लोगों को समझना जरूरी है, यह एक षड्यंत्र है, यह एक चाल है। सर एक आखिरी सवाल है, इतनी बड़ी सर घटना हो जाती है और किसान आंदोलन जो है या फिर संयुक्त किसान मोर्चा कह लीजिए, इतने सारे संगठन के साथ जुड़ करके किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कहां पर है? कौन इस आंदोलन में आ रहा है, कौन जा रहा है? तमाम तरीके के वॉलंटियर तैयार किए हुए हैं, तो किसान अपनी जिम्मेदारी से तो पल्ला झाड़ रहे संयुक्त किसान मोर्चा की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं इस घटना से, नहीं मृतक वाले से जिम्मेदारी है, ना उस निहंग से जिम्मेदारी है। तो फिर इस तरीके का आंदोलन में कैसे? नहीं, ये कोई बात नहीं है कि उनसे पल्ला झाड़ रहे। उन्होंने इस बात को कह के, ये जो सच निकल के कैसे सामने आए, उसके लिए उन्होंने वो कदम उठाया है कि कम से कम सच निकल के आए। सर कोई भी जा सकता है ना, नहीं, आप एक बात बताइए, आप कवर कर रहे हैं, चारों तरफ से खुला हुआ है, किसी को आने की मना है, ट्रैफिक भी चलता है। आपने देखा होगा सिंगू बॉर्डर पे अगर आप गए होंगे तो उधर से आने वाला जितना भी ट्रैफिक है, हरियाणा से, पंजाब से आने वाला सारा ट्रैफिक आता है, और जो मेन मंच है उस मंच से करीब आधा किलोमीटर पहले ही वो लेफ्ट साइड को टर्न हो जाता है, या आगे जाके दूसरी साइड से आके और इधर से निकल के चला जाता है, जो इधर नरेला की तरफ आता है। ये स्थिति है वहां की। तो कहां कहां तक रोकेंगे? जिम्मेदारी किसकी है? मानता हूं किसानों की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की भी तो जिम्मेदारी है। और कोई व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति 2-3 दिन पहले ही उसी निहंग पंथ में शामिल हुआ, उसने वही कपड़े पहन रखे थे, फिर आप किस पे शक करेंगे? जो व्यक्ति है वो, जितने ये सारी बेअदबी की जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं और जिन्होंने मारा, जो वही है, कितना व्यक्ति कहां तक वो रख सकता है?
तो ये केवल और केवल एक साजिश है इस आंदोलन को तोड़ने की, इस आंदोलन को बदनाम करने की, इस आंदोलन को खत्म करने की। क्योंकि यह आंदोलन अगर उठ गया तो बीजेपी उसके बाद में ऐसा आंदोलन होगा नहीं और पूरे देश को तबाह कर देंगे।